वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा समझने लग जाए तो कभी गरीब नहीं मरेगा। गरीब पैदा होना यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना यह आपकी गलती हो सकती है। आपने पूरी कोशिश नहीं की। आगे क्या होगा इसकी गारंटी छोड़िए, लेकिन मैं एक जगह खड़ा हूं, यहां से एक कदम आगे जाऊं, इसमें क्या बुराई है? जिंदगी में मजा तो चलने का ही है ना। तो व्हाट इज ग्राहम नंबर, ये आज का टॉपिक है। वैसे तो हमने बहुत सारे तरीके आपको इन्वेस्टमेंट कोर्स में बता रखे हैं कि अच्छे स्टॉक आप कैसे चुनें। बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं जहां से आपको पता लग जाता है कि अच्छे अच्छे स्टॉक चुनने के लिए क्या तरीका होगा। जिन लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 6 महीने 1 साल के अंदर उन्होंने 50% तक का रिटर्न लिया है। ये बात है भरोसा करने की। भरोसा किया, छोटे एक्सपेरिमेंट किए, अच्छा रिजल्ट मिला, फिर बड़ी कैपिटल लगाए, धीरे धीरे मजा आने लगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आने लगा। तो आज का टॉपिक क्या है? ग्राहम नंबर क्या है? बेंजामिन ग्राहम बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर रहे हैं, उनके अपने प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वॉरेन बफेट के मेंटर रह चुके हैं वो। तो उन्होंने एक नंबर पे काम किया जिससे आपको पता लगता है किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है। ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो 2 चीजों को दिमाग में रख के। एक तो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब जो भी बिजनेस आपने खरीदा है उसके असली बिजनेस में उसको जो नेट प्रॉफिट होता है उससे बनता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। दूसरा, उसके पास जो टोटल असेट है उस असेट के वैल्यूएशन के आधार पर उसकी बनती है बुक वैल्यू। इन दोनों को मिला के हम एक स्टॉक की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये फेयर वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता रखा है कि आप trendline.com में जाते हैं तो कहां आपको ग्राहम नंबर देखने को मिल जाता है। तो ग्राहम नंबर से मालूम पड़ जाता है कि ये शेयर का प्राइस इतना चल रहा है और ग्राहम नंबर इतना है, तो ये शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ग्राहम नंबर के बहुत ऊपर अगर प्राइस चल रही है तो वो ओवर वैल्यूड चल रहा है। ग्राहम नंबर के नीचे अगर प्राइस चल रही है तो फिर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आप उसके लिए सही पैसा दे रहे हैं। जब कोई स्टॉक की आप सही कीमत देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बाजार के गिरने पे नीचे नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय में अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना है, क्योंकि उसकी ये सही कीमत आपने दे रखी है। जब भी मौका आएगा उससे ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, नीचे जाने की गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि आपने उसकी इन्फ्लेटेड प्राइस अदा नहीं कर रखी है। आपने उसका 100 रुपए की चीज का 400 रुपया पे नहीं कर रखा है, क्योंकि 100 का 400 पे करेंगे तो कभी भी वो 200, 150, 100 हो सकता है, लेकिन यहां पे वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकली कोई स्टॉक अगर ग्राहम नंबर के नीचे चला गया है तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना, ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरी भी चीजें कंसिडर करेंगे, जैसे पेट्रोस्की स्कोर पे एक वीडियो आएगा, उसको भी जरूर आपको देखना है। और हम कोशिश करते हैं कि आप आसानी से समझ सकें, आसानी से इस्तेमाल कर सकें। हर आदमी, चाहे बिगिनर हो, लेमैन हो, तो भी उसको ये बहाने नहीं बनाना है कि भाई मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। मालूम क्या पड़ना है आपको? आपसे हमने कहा कि वो ग्राहम नंबर अगर प्राइस से ज्यादा है तो वो सही वैल्यू में मिल रहा है स्टॉक, और बाकी चीजें देखिए, आपने देखा स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे तो आप खरीद के रख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है ग्राहम नंबर का? स्क्वायर रूट ऑफ 22.5 इंटू टीटीएम ईपीएस, ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस, इंटू एमआरपी बुक वैल्यू पर शेयर। पर शेयर का बुक वैल्यू, टीटीएम ईपीएस को मल्टीप्लाई किया इंटू 22.5 को मल्टीप्लाई किया तो ग्राहम नंबर निकल के आता। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राहम नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। पता होने से कॉन्फिडेंस आता है, कन्विक्शन आता है। तो 22.5 कहां से आया था? जैसे उनका मानना था कि प्राइस टू अर्निंग, पी रेशो कभी 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बुक रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 इंटू 1.5 से ये बात निकल के आई है, 22.5 का आंकड़ा आया है। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये, इससे एक फेयर वैल्यू का पता लग जाए, लेकिन कोई स्टॉक अपने ग्राहम नंबर के नीचे चल रहा है, सिर्फ इतनी सी बात काफी नहीं होगी। इसके बाद हम पेट्रोस्की नंबर का भी, स्कोर का भी इस्तेमाल करेंगे और ये पता करेंगे कि सारे फंडामेंटल पैरामीटर अच्छे हैं क्या, और मौका आया तो हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को भी चेक कर लेंगे, ब्रोकर्स रेटिंग को भी चेक कर लेंगे, और वहां से निकल के अगर हम 5 स्टॉक लेके आए हैं तो उन 5 स्टॉक को आप हर महीने या हर क्वार्टर में
जितना जितना पैसा हो बराबर खरीदते चले जाइए। आप इतना पैसा बनाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, शुरुआत बहुत छोटी होती है, अवसर हमेशा छोटा होता है, उपलब्धि बड़ी होती है। तो जो सच में आगे जाने वाले लोग हैं वो हमेशा से ये कभी नहीं पूछेंगे कि भाई इसमें क्या बड़ा मिल जाएगा तो हम उठ के चलना शुरू करें। जैसे हम जॉब या करियर की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे अभी बचकाने यंगस्टर्स हमको मिलते हैं जिनमें मैच्योरिटी नहीं है। वो कोई भी जॉब लेने जाते हैं तो बात करते हैं कि अरे ये इतनी कम सैलरी में काम नहीं करूँगा। अब उनमें इतनी लियाकत नहीं है, इतने काबिल नहीं है कि उनको कोई सीधे 1 लाख रुपए दे दे, और 30,000 40,000 में वो शुरुआत नहीं करना चाहते। तो एक्सपीरियंस लेने की शुरुआत भी नहीं हो रही है, और जब उनके बायोडाटा में दिखने लगेगा कि 2 साल से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, गैप है, तो उनका बायोडाटा स्पॉइल हो जाएगा। तो लोग आपसे ये कभी नहीं पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा काम किया जो सफल हो गया। हमेशा आप अगर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाएंगे ना, और वहां पे अगर ये पता लगे कि आपने एक एंटरप्रेन्योर की तरह कोई चीज इनिशिएट की थी, भले वो सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने अगर कोई कोशिश की थी सिस्टमेटिक, उसमें बराबर टाइम दिया, तो आपको दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। आपके सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह का भले वहां पे कम कीमत हो, लेकिन अंदर की इस चिंगारी की कीमत सबसे ज्यादा है। आप कहीं पे भी बिजनेस में जाएंगे ना, कहीं पे भी या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, तो इस बात का जरूर ख्याल कीजिए कि अगर आपने अपने लेवल पे कोई कोशिश शुरू की थी तो उस कोशिश को अपने बायोडाटा में और अपने इंटरव्यू में जरूर मेंशन कीजिए। ये बात मैंने अभी बाद में बात निकली तो कर दी है। तो दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है, जिसके रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना। वॉरेन बफेट जो 11 साल की उम्र में जिन्होंने शुरुआत की और उनके पास कुछ $40-50 थे, आज उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, इतने बड़ी हस्ती हो गई है वो, कि उनके साथ आधा घंटा डिनर करने के लिए, 1 घंटे का डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए $600 करोड़, $400 करोड़ की बोली लगती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको मोनिश परबई जी का पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, जो हमारे इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए $450 करोड़ पे किए थे। तो जिस आदमी के साथ, पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 450 करोड़ इंटू $70 को मल्टीप्लाई करके वो कितना पैसा होता है, तो आपको पता लगेगा कि 11 साल की उम्र में $35-40 से जब शुरू किया था वॉरेन बफेट ने काम। जो आदमी लेमिनेटे बेचता था, नींबू पानी बेचते थे वो अपने स्कूल में, ताकि पेपर बांटते थे अपने स्कूल में, जो भी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए, फिर इन्वेस्ट करने के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी वो कितनी बड़ी हो सकती है। हमारे इंडिया में अगर बात करें, झुनझुनवाला साहब ने 85 में 40,000 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। आज 15 से 20,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो आप देख लीजिए कि पहला एक छोटा सा कदम वो बाद में कितना बड़ा हो जाता है। आपके घर के आजू बाजू कोई पेड़ होगा जो एक छोटे से बीज से 2 पत्तियां निकली होगी, आज वो इतना बड़ा पेड़ है कि आप पूरे आंगन में छांव करता होगा। तो ये पॉसिबिलिटी पे ध्यान दीजिए और काम करना शुरू कीजिए। बस हम आपको बाकी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि भाई पैसा खा पी के जीरो कर दिया सबने, ये 2 पैसे डाल दो, भले कितना ही रिस्क हो, शुरू तो करो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट चाहिए, जितने कमेंट आप करेंगे उतना ही हम ज्यादा काम कर पाएंगे। आपका सजेशन चाहिए और ईमानदार कमेंट कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय।